फिल्म का नाम है 825 फॉरेस्ट रोड। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं, क्योंकि एशलैंड फॉल्स नाम के एक टाउन में रह रही थी। एशली यहाँ किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर थी और उसे सारी बातें बताती है। तो उसकी दोस्त भी बोलती है कि हाँ, मुझे पता है उस टाउन के बारे में, यहाँ के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। एक्चुअली उसने 825 फॉरेस्ट रोड का पता लगा लिया था। तभी अचानक उसके दरवाजे पे नॉक होती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो उसकी दोस्त कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने बताया था कि तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तुम अकेली हो, तो फिर दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है तुम्हारे बेडरूम का। हेस्ली सुन के हैरान रह जाती है, बाहर जाके देखती है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं होता है। उसके बाद हम उसके बैकग्राउंड में हम एक आत्मा को देख पाते हैं। फिर अंदर आकर दोबारा वह दरवाज़ा बंद कर देती है और इसके तुरंत बाद फिर से दरवाजे पे नॉक होती है, जिससे वह समझ जाती है यहाँ कोई सुपर नेचुरल इवेंट हो रहा है। उसकी दोस्त भी यह सब देख के बहुत हैरान थी, वो वीडियो कॉल पे उसके साथ ही थी। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसी घर में एक कपल आते हैं रहने के लिए। उनको एक एजेंट लाती है घर दिखाने के लिए। इस कपल का नाम होता है चक और मारिया। और चक की बहन इज़ाबेल भी उनके साथ यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि हाल में ही उसके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ था। इसलिए चक ने उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहा था। अब वो इंसिडेंट क्या था ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद इस फिल्म का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम होता है चक। मतलब इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाई गई है। यानी पहला चैप्टर चक है, तो चक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या होता है, उसके क्या एक्सपीरियंस है। जब वो लोग यहाँ रहने लगते हैं तो कुछ हफ्ते में ही उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे छत से पानी टपकना या कुछ और इशू। तो इसकी वजह से चक काफ़ी परेशान रहता था। चक पेशे से एक पियानो टीचर था, जो कि बच्चों को होम ट्यूशन्स देने के लिए जाया करता था। उसकी वाइफ मारिया, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी, वो लाइव स्ट्रीम किया करती थी और कई सारे कपड़ों को ऐसे ही बेचा करती थी। चक जब मारिया के पास जाता है तो वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहाँ वो देखता है कि उसने एक भयानक सी मैनिक्विन को अपनी ड्रेस पहना रखी है। उसके बाद चक उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे उसका नेबर लैरी मिलता है, जो यहाँ पे उससे मिलने आया हुआ था और उसे बताता है कि आपको इस घर में रहने में दिक्कतें हो रही हैं। तब चक उसे बताता है हाँ, उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, रूफ़ है वो लीक कर रही है, जिसकी वजह से घर में हर जगह पानी भर जाता है। तो लैरी उसे ये भी बताता है कि इस घर में जो पहले रहते थे ना, उन्होंने खुद को मार लिया था। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहना, ये घर शायद लकी नहीं है। और चक काफ़ी हैरान रह जाता है कि उसे तो ये बात नहीं बताई थी कभी एजेंट ने। वो एजेंट को तुरंत कॉल करता है और बताता है इस घर की हिस्ट्री के बारे में आपने उसे क्यों नहीं बताया था। तो वो बोलती है वो अगले हफ्ते आ रही है टेस्टिमोनियल के लिए, और और भी कस्टमर्स हैं जो उसका काम देखना चाहते हैं। और इस घर में पहले कुछ भी हुआ हो, अभी फ़िलहाल ये घर बहुत ही सही है। चक भी कन्विंस हो जाता है। अब अगली सुबह जब चक उठता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। तो वो अपनी बीवी को तुरंत बुलाता है कि वो भी खिड़की के बाहर देखे, और दोनों देख के तो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। फिर वह बाहर जाता है और देखता है कि जो मैनेक्विन जो उस दिन उसकी वाइफ के पीछे खड़ी थी, वो घर के बाहर है। वो हैरान रह जाता है कि मैनेक्विन खुद चल के ऐसे घर के बाहर कैसे चली गई। अब वो बाहर निकल के मैनेक्विन को देखने जाता है। तभी उसका नेबर लैरी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि आपसे पहले जो इस घर में रहते थे ना, उन्हें भी ऐसे बहुत अजीब से इंसिडेंट फील होते थे। आप देख लो आपको यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, मुझे ये घर कुछ सही नहीं लग रहा है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो चक की बहन इज़ाबेल भी वहाँ आ जाती है और फिर लैरी वहाँ से चला जाता है। तो चक को लगता है कि इज़ाबेल ने ये सब किया होगा, तो उसे कहता है कि आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन इज़ाबेल बोलती है वो उसकी वाइफ के रूम में जाती ही नहीं। तो उसे क्या पता कि उसके कमरे में कौन सा मैनिक्विन है, और मैनिक्विन उठा के वो बाहर लाके वो क्या कर सकती है। अब चक उस मैनिक्विन को कमरे में वापस ले आता है। उसके बाद चक टाउन की लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर उसे एक जगह बहुत सारी बुक ज़मीन पे पड़ी मिलती हैं, वो भी एक ऑर्डर से रखी हुई। तो वो काफ़ी हैरान रह जाता है। अब वो आगे बढ़ता है दूसरे रो में लाइब्रेरी के, तो वहाँ पे एक लड़की उसे दिखती है, एशली नाम होता है उसका, जो रो रही होती है और उसकी आंखों से ना मतलब रेडनेस अलग टाइप की होती है। तो वो उसे कहती है कि लाइब्रेरी की कोई भी बुक ना पढ़े, अगर वो ऐसा पढ़ेगा तो उसे भी ऐसे ही रोते रहना पड़ेगा। चक तो हैरान रह जाता है कि ये क्या बोल रही है, लाइब्रेरी की बुक ना पढ़े।
अब वो कुछ बुक सेलेक्ट करके लाइब्रेरियन के पास जाता है और पूछता है कि वो कौन लेडी है जो ऐसे बात कर रही है। तो लाइब्रेरियन इस पे कुछ जवाब नहीं देती है और लाइब्रेरियन को बताता है कि बुक्स बहुत सारी ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई है वहाँ पे। तो वो भी नहीं देखता है कि उसमें भी कुछ नहीं है। जब चक लाइब्रेरियन को पूछता है कि कुछ बुक्स ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई है, तो लाइब्रेरियन और उसके बगल में बैठा कलीग दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जो लड़की लाइब्रेरियन होती है वो पूछती है क्यों नहीं वो एक ग्रुप ज्वाइन करे जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग है। वो रात को मीटिंग करने वाले हैं और चक बोलता है ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा। और फिर वो बुक घर लेके आता है और बुक में वो पढ़ने लगता है उस टाउन की हिस्ट्री क्या है और उसके घर के बारे में कुछ आइडेंटिफाई करने लगता है। और बुक पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि 1980 में टाउन काउंसलिंग ट्रेजेडी के बारे में उसे थोड़ा सा नॉलेज होता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी उसकी स्टूडेंट ओलिविया उसके घर पे आती है, जो उसे पियानो टेबल पे बिठाता है और चक उसे बजाने के लिए कहता है, लेकिन वो अच्छा नहीं बजा रही होती है। तो वो उसको बोलता है ठीक है तुम प्रैक्टिस करो, तुम बेटर कर सकती हो, और उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है। तो वो देखता है कि वो तो बहुत ही अच्छा बजा रही है, बिल्कुल एक्सपर्ट लग रही है बजाने में। और तभी पीछे घूमता है तो देखता है ओलिविया तो उसके पीछे खड़ी है। तो वो पूछता है कि ये पियानो कौन बजा रहा है। ओलिविया उसे कहती है कि एक भयानक लेडी वहाँ पे आई और उसने उसे पियानो बजाने नहीं दिया और वो लेडी बोल रही है कि मैं ही बजाऊंगी। वो लेडी की शक्ल इतनी भयानक है कि वो अब इस घर में नहीं आना चाहती वापस। तो वहाँ से वो चली जाती है। तो चक जाता है, चेक करता है पियानो के पास, तो वहाँ कोई लेडी नहीं है। वो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है आखिर घर में चल क्या रहा है। लेडी कोई आत्मा थी या सच में उसके घर में कोई बाहर से कोई आया था, ये सब हमें अभी नहीं पता चलता, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी रात को फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्लब में चक जाता है, जहाँ पे उससे क्लब के मेंबर्स मिलते हैं और सब बातें करते हैं। ये सब एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन लोग के साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि इस टाउन के ऊपर जो श्राप है वो कैसे सब जाएगा। वो लोग चक को बताते हैं कि इस टाउन में हेलन फॉस्टर की आत्मा रहती थी। जो चक पूछता है वो कौन थी, तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ फॉरेस्ट रोड पे रहा करती थी और उसने अपने आप को खुद को मार लिया था। तो पूरे टाउन में ऐसा बिल्कुल कर्स फैल गया था और इसके बाद लोग यहाँ चुपके से मिलते हैं ताकि उसके घर का पता लगा सके और उसका घर को जला सके, ताकि कर्स इस शहर का ख़त्म हो जाए। तभी उनमें से एक बंदा जिसका नाम लॉरी होता है वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वहाँ जाता है और देखता है कि हेलन की आत्मा वहाँ पे खड़ी है। तो वो समझ जाता है और वो सबको बोलता है कि हमें मीटिंग ख़त्म कर देनी चाहिए बिकॉज़ हमारी सारी बातें हेलन की आत्मा सुन रही है। चक भी वहाँ से चला जाता है और फिर चक एक चर्च जाता है और वहाँ पे उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो चर्च के अंदर चला जाता है। तो देखता है चर्च तो खाली है, बस उसमें एक लेडी बैठी हुई है और वो पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है और चक डर जाता है। तभी पता चलता है वो तो सपना देख रहा था। अब यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है इज़ाबेल। यहाँ पर हम इज़ाबेल यानी चक की बहन का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उसे घर में क्या क्या फेस करना पड़ा। जब इज़ाबेल यहाँ पे आई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इस घर के बारे में उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इज़ाबेल को उसके भाई ने अपने पास रहने के लिए कहा था क्योंकि इज़ाबेल का हाल में ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई थी और गाड़ी इज़ाबेल ही चला रही थी। तो इसकी वजह से इज़ाबेल अभी खुद को ज़िम्मेदार मानती है अपनी माँ की मौत की और वो काफ़ी डिप्रेशन में है और रिकवर कर रही है इसके ऊपर। अब रात में हम इज़ाबेल को देखते हैं जो थेरेपी ले रही होती है। उसका भाई रूम में आता है तो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो वो बताती है कि डॉक्टर ने उसे सलाह दी है कि तुम दिल में जो भी बातें आती है जो भड़ास है उसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको वापस एनालाइज करो, सुनो। तो वो वही कर रही है। तो उसका भाई कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि वो अच्छे से रिकवर कर ले। तब इज़ाबेल उसे बताती है कि अगर वो इसे इतना प्यार करता है तो जब वो छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के भाग क्यों गया था और अब उसकी माँ जब मर गई है तब वापस आके उसने अपनी बहन को देखा है। और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई बहन में ज़रा सी भी क्लोजनेस नहीं है, उन्होंने अपना बचपन साथ में नहीं बिताया है। दरअसल चक बचपन में ही अपना घर छोड़ के भाग गया था। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और इज़ाबेल ने अपना बचपन अकेले ही गुजारा है।
अब नेक्स्ट डे जब इज़ाबेल उठती है तो देखती है घर के बाहर कुछ आवाज़ें आ रही है, तो वो बाहर जाती है। तो उसे पता चला मैनेक्विन अपने आप घर के बाहर चली गई है। तो वहीं पे गई और अपने भाई से जो बात करती है वही अपने भाई को बताती है कि वो उसने मैनेक्विन नहीं हटाया है, जिस पे उसका भाई विश्वास तो नहीं करता है और मैनेक्विन लेके वहाँ से चला जाता है। अब रात को सीक्रेट मीटिंग के बाद जब चक घर वापस आता है तो वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो उसकी बहन पूछती है कि उसके भाई को क्या हुआ है, तो वो कुछ बताता नहीं है उसको, बस बोलता है कि वो काफ़ी एग्जॉस्टेड है। और वो अपने भाई को बताती है इज़ाबेल अपना एक्सपीरियंस कि उसे ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है और उसे लगता है हमेशा कि कोई ना कोई उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो चक इस बात को इग्नोर कर देता है और उसे बोलता है कि तो वो सोने चली जाए, आराम करे। अब अगली सुबह इज़ाबेल से मिलने उसका दोस्त ल्यूक आता है, जो कॉलेज में साथ पढ़ता है। जब चक उससे मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद इज़ाबेल उसे अपने रूम में लेके जाती है, जहाँ ल्यूक उसे टाउन के बारे में बताता है। उसे कहता है इस टाउन में एक कर्स फैला हुआ है, जहाँ हेलेन की आत्मा उन सबको परेशान करती है, और बताता है कि उनकी लाइब्रेरी भी हॉन्टेड है। यहाँ पे किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और कुछ डेक ऑफ बुक्स पे चढ़कर उसने फांसी लगाई थी। तो कभी भी वहाँ से कोई गुजरता है ना, तो डेक ऑफ बुक्स आज भी वैसी की वैसी ही रखी है। कई बार लोग उसको वापस लाइब्रेरी में सेट करते हैं बुक्स को, लेकिन वो वापस वो बुक अपने आप वहाँ पे चली जाती है। यानी चक जब पहली बार लाइब्रेरी गया था, उसने डेक ऑफ बुक्स जो देखा था, दरअसल वह आत्मा का ही कमाल था। और वहाँ जो लेडी थी, तो वो उसकी आत्मा ही थी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो चक की वाइफ मरिया वहाँ पे आती है और इज़ाबेल से पूछती है क्या वो उसके स्टूडियो में गई थी। तो वो बोलती है नहीं, वो तो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे बात कर रही है, तो वो तो वहाँ पे गई नहीं। ये सुन के मरिया काफ़ी हैरान रह जाती है, मान लो उसने कुछ भयानक चीज़ देखी है। अब वो क्या है, अब वो मरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। यानी थर्ड चैप्टर मरिया। इस घर में मरिया वहाँ से यहाँ पे आई थी, तो वो यहाँ पे बात कर रही थी। ल्यूक है वो इज़ाबेल को बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक लेडी रहा करती थी फॉरेस्ट रोड पे, उसका नाम हेलेन फस्टर था। उसकी बेटी भी यहाँ पे साथ रहती थी उसके। जब बेटी स्कूल जाती थी तो कुछ बच्चे उसे बुली किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत सारी कंप्लेंट्स की। स्कूल काउंसिल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। स्कूल तो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी बेटी ये सब झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद हेलेन ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो काफ़ी हैरान रह गई और काउंसिल मेंबर के घर गई और एक एक करके सबको शूट कर दिया। लास्ट में उसने खुद को भी शूट कर लिया। और तब से इस टाउन के ऊपर कर्स है। आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है और दूसरे लोगों को तंग करती रहती है, कुछ ना कुछ अनोखा करके। कई लोगों ने उसका प्रेजेंस फील भी किया है इतने सालों के बाद। अब ये कहानी इतनी पुरानी है कि अब उसका घर कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अब शहर का मैप बदल चुका है, कई जगह पेड़ उग गए हैं, हर जगह नया घर बन गया है। लेकिन उसकी आत्मा को रोकने का एक ही ज़रिया है कि उसके घर को जला दिया जाए, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। इज़ाबेल सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। पर शाम को जब वो फिर से थेरेपी ले लेती है और वॉइस रिकॉर्ड करती है, तो रात को उसकी भाभी मारिया एक आर्ट एग्जीबिशन में उसे लेके जाती है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी तो उसे आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो दोनों वहाँ पे पेंटिंग्स देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तब मरिया उसे बताती है कि दरअसल उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से कई चीज़ें भूल जाती है। वहीं इज़ाबेल भी उसको बताती है कि वो भी अपने पास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। अचानक वो लोग देखते हैं कि एक पेंटिंग में एक आत्मा नज़र आ रही है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाते हैं और वो पेंटिंग को ढक देते हैं और एग्जीबिशन को वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। रात को इज़ाबेल सो रही होती है तो अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है, कोई लाइट जला रहा होता है। यह देख के उसकी नींद खुल जाती है। अब वह तुरंत लाइट बंद कर देती है। तभी अचानक फिर से लाइट जल जाती है। इसके बाद वह बल्ब निकाल देती है और अपने पास रख लेती है, लेकिन लाइट अचानक फिर से जल जाती है। यह देखकर तो वह हैरान रह जाती है और सोचने लगती है बल्ब उसके पास है तो ये लाइट कैसे जल गई। तभी दरवाजे के पीछे से हेलेन का हाथ दिखता है, उसकी तरफ बढ़ता है और इज़ाबेल डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो सोचने लगती है शायद कोई सपना देखा है उसने। तभी देखती है अपने उसके बेड के साइड में तो बल्ब रखा हुआ है। वो सोचने लग जाती है कि क्या सपना था, क्या हकीकत था। तो अपने दोस्त ल्यूक को भी ये बात बताती है और उससे पूछती है क्यों ना हम लोग मिलकर फॉरेस्ट रोड का पता लगाएं। तो वह हेलन के घर पहुंचे और उसे रोके। तो ल्यूक कहता है बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जिन्होंने भी ये कोशिश की वह सब मारे गए। तो वो उसे एक लड़की का नाम बताता है कि ये लड़की भी यहाँ पे आई थी
और वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी भी जान खुद से ही चली गई, मतलब उसने भी सुसाइड कर लिया। ये भी हेलन की आत्मा का ही काम लगता है। हेलेन की आत्मा उसे किसी को भी उसके घर तक पहुंचने नहीं देती है, उससे पहले ही मार देती है। इज़ाबेल का भाई उसे कॉल करता है और उसे कहता है वो घर पर आए, जिस पर वह घर पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी भाभी और भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो पूछती है आखिर क्या हुआ है, तो उसका भाई कहता है कि हमें जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से निकलना है, ये घर कुछ ठीक नहीं है। तो इज़ाबेल देखती है कि मरिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, मानो कुछ भयानक देख लिया हो। ऊपर जाती है, सामान पैक करने लगती है। तभी उसे मिलने उसका दोस्त ल्यूक आता है, कहता है उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मिलके वो लोग हेलन के घर का पता लगाएंगे। तभी इज़ाबेल के साथ उसकी मदर की फ़ोटो देखता है और उसे कहता है नीचे उसकी माँ मिली थी, काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। ये सुन के तो इज़ाबेल हैरान हो जाती है, उसे बताती है उसकी माँ तो मर चुकी है। तो ल्यूक कहता है तो फिर जिस लेडी ने घर का दरवाज़ा खोला था वो कौन थी, वो उसकी माँ नहीं थी तो। अब इज़ाबेल नीचे जाती है और उसे नीचे हेलन की आत्मा दिखाई देती है और जो उसे अपने पास बुला रहती है। तभी मारिया उसे रोकती है कि वहाँ मत जाओ, और फिर वो दोनों जाते हैं किचन में और देखते हैं वहाँ पे हेलन का एक भयानक रूप, और दोनों ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है मरिया। इसमें हम मरिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। क्या उसने डेमोनिक एक्सपीरियंस यहाँ पे किया, और पहले दिन जब वो घर पे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मरिया अपने बिज़नेस को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही थी, तो वो भी काफ़ी हैप्पी नेचर की थी। हमेशा किचन में जब भी बर्तन वो रखती थी ना, तो बर्तन एक अलग सेट में रखे हुए मिलते थे, तो उसे लगता था ये सब कुछ इज़ाबेल कर रही है। तो उसने चक को बताया कि वो बर्तन अलग सेट में रखती है और जब वापस आती है तो अलग टाइप में रखे होते हैं बर्तन। तो चक बोलता है वो अपनी बहन को समझा देगा। इसके बाद मारिया अपनी मीटिंग के लिए निकल जाती है, तो उसकी गाड़ी के आगे हम देखते हैं कि हेलन की आत्मा है। यानी उस वक्त घर में हर किसी के साथ हेलन की आत्मा रहती है। अब वह साइड पे जाती है, लाइव स्ट्रीम करती है, तो उसे जो आपका जो मैनेक्विन होता है वो मिसप्लेस नज़र आता है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है, फिर सोचने लगती है आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी इज़ाबेल रूम में आती है और उससे पूछती है क्या वो उसके रूम में आई थी। तो उसका दोस्त कहते हैं कि नहीं, वो लोग तो उनके कमरे में नहीं गए थे। इस पर वो समझ जाती है कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये बात वो अपने हस्बैंड से छुपाती है और कुछ नहीं बताती। और अगले दिन जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है तब मैनेक्विन का हाथ लाइव स्ट्रीम में हिलता है और बाद में बहुत सारे लोग भी लाइव फीड में देखते हैं। मैनेक्विन खुद घर में चल रही है। इसके बाद मारिया तो काफ़ी डर जाती है, और जब वो मैनेक्विन के पास जाने की कोशिश करती है तो देखती है मैनेक्विन वहाँ से गायब है। अब वो अपने बेडरूम में आती है और वहाँ पे उसके मैनेक्विन को देखती है, जैसे वो इंसान की तरह चल रही हो। वो काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने पति को इस बारे में बताती है। फिर दोनों मिलकर मैनेक्विन को जला देते हैं और इससे सोचते हैं कि हमें यहाँ इस घर से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस घर को में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और चक अपनी बहन को कॉल करता है और घर बुलाता है। जब उसकी बहन आती है तो पूछती है क्या हो रहा है, तो वो उसे बोलते हैं ना कि सामान पैक कर लो, हम अगले दिन यहाँ से निकलेंगे। तो मारिया को इज़ाबेल की आत्मा नज़र आती है, जिसे देखकर वो छुप जाती है। उसकी आत्मा कहती है उसे न छुपे। तभी इज़ाबेल नीचे आती है, उसकी माँ उसकी आत्मा को देख के दोनों ऊपर भाग जाती है। अब हमें पिछले चैप्टर में दिखाया गया था ना कि हेलन की आत्मा पहले मारिया के पास जाती है, भयानक चेहरा देख के मारिया डर जाती है, फिर तुरंत उन पे हमला करती है, उसे पोजेस कर देती है। उसके बाद मारिया इज़ाबेल के पास जाती है और उसे संभालती है। इज़ाबेल उसे कहती है कि वो अपनी शक्ल आईने में देखे। जब मारिया अपनी शक्ल आईने में देखती है तो उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही होती है। इसलिए अब वो लोग घर छोड़कर जाने का फ़ैसला नहीं करते, क्योंकि अगले दिन अब घर में ल्यूक होता है, तो इज़ाबेल से कहता है कि फॉरेस्ट रोड का पता चल गया है, क्यों ना वो उसके साथ चले। तब इज़ाबेल चक को बताती है कि चक ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पे जाएंगे, और देखिए वहाँ पे क्या है। तभी देखते हैं कि एजेंट और अपना एक कैमरामैन लेके उस घर में आती है और कहती है हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल शूट करने आए हैं। चक उससे कहता है कि हमारे घर की हालत अभी ठीक नहीं है और मरिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम नहीं दे पाएंगे टेस्टिमोनियल, आप किसी और दिन आइए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मरिया तैयार होकर नीचे आ जाती है और अब बोलती है कि मैं टेस्टिमोनियल दूंगी। अब घर में ल्यूक भी रहता है, वो भी आता है टेस्टिमोनियल सुनने के लिए। तो जब मारिया टेस्टिमोनियल दे रही होती है तो वो ल्यूक को घूरे जा रही होती है और अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है कि कैसे बच्चे स्कूल में उसे बुली किया करते थे। इधर चक और इज़ाबेल दोनों उस घर में जाते हैं और वो देखते हैं कि वो घर अबैंडेंड है और वहाँ कोई नहीं रहता।
तो चक वहाँ ज़मीन के अंदर कुछ लेटर्स मिलते हैं। जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है लेटर्स यहाँ पे भेजे गए थे, वो हेलन के द्वारा ही भेजे गए थे। वो लेटर्स में हेलन का नाम देखता है और सोचता है कि आखिर लेकिन हेलन ने अपने ही घर में लेटर क्यों भेजा है? तो उस घर का एड्रेस जो रजिस्टर्ड होता है वो देखता है, तो उसे पता चलता है कि दरअसल हेलन यहाँ नहीं रहती थी, बल्कि यहाँ पर उन बच्चों की फैमिली रहती थी जिसकी जो उसकी बेटी को बुली किया करते थे। हेलन ने यहाँ पर घुसकर सबको जान से मार डाला था। यहीं पे हेलन ने खुद को भी मार दिया था। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं पे अटक गई थी और वो हेलन का एड्रेस देखते हैं जहाँ से वो लेटर भेजा गया था। वो एड्रेस पढ़ के तो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि दरअसल ये एड्रेस उसके घर का था। अब वो समझ जाता है कि उसके घर में ये सब इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं और आत्मा उसे क्यों परेशान कर रही है। वो अपनी बहन के पास जाता है तो वो देखता है कि वो भी काफ़ी चिल्ला रही है किसी चीज़ से डर के। इधर टेस्टिमोनियल सुन के ल्यूक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक हेलन अपने असली रूप में आ जाती है और ये तीनों उसका भयानक चेहरा देख के काफ़ी डर जाते हैं और एक एक करके इन तीनों को जान से मार डालती है। इधर चक अपनी बहन से कहता है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, लेकिन उसकी बहन उसे रोते हुए कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी है और एक आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एलन ने अपनी बेटी के बदले जिन लोगों को मारा था, उन लोगों की आत्माएँ भी उस घर में घूम रही थी और वो लोग की आत्मा चक और उसकी बहन पे हमला कर देती है। ये सिर्फ अफ़वाह थी कि हेलन फॉरेस्ट रोड पे रहती थी, बल्कि सच्चाई यह थी कि हेलन टाउन में रहती थी और जो फॉरेस्ट रोड में रहते थे वही बुली के माता-पिता रहते थे। जो लड़के उसकी बेटी को बुली किया करते थे। जो लोग वो अबैंडन घर में मरे थे उनकी आत्माएँ वहाँ भटक रही थी और हेलन का मेन टाउन में रहती थी, उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। तो जो लोग भी उसके घर में रहने आते थे वो उन सबको मार डालती थी। ज़्यादातर शिकार उन लोगों को बनाया करती थी जो लोग डिप्रेस्ड हुआ करते थे। तो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे हेलन और उसकी भाभी सब लोग ज़्यादा ही डिप्रेस्ड थे। तीनों हेलन की आत्मा के शिकार हुए और स्टार्टिंग में जो लड़की हमने एशली देखी थी वह भी कुछ डिप्रेस्ड थी, इसलिए हेलन की आत्मा ने उसे भी मार डाला क्योंकि वो भी उसके घर तक पहुंच जाने वाली थी और घर को जलाने के बारे में सोच रही थी। तो मूवी यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू।